जितने भी लोगों को इंजीनियरिंग करनी है, वो सारे लोग एक चीज़ में कन्फ्यूजन होता है। वो होता है कि कौन सी ब्रांच लें। अगर मैं ये ब्रांच सिलेक्ट करूँगा, तो 4 साल बाद जब मैं कंप्लीट करूँगा मेरा बीटेक या बीई, तो उसके बाद वो उसका स्कोप रहेगा या नहीं? या उसका फ्यूचर स्कोप क्या है? क्या स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी? या क्या ट्रेंड रहेगा? कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए? उसमें क्या-क्या सब ब्रांचेस रहेंगे और कौन से मेजर्स रहेंगे? ये सारे चीज़ों का जवाब देने के लिए मैं आपके पास एक वीडियो लेके आया। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक पीपीटी क्रिएट किया है। उसमें आप देख सकते हो ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग इन इंडिया। तो कौन से नॉर्मली ब्रांचेस रहते हैं, जो मेन ब्रांचेस है, जो कोर ब्रांचेस है, उसके बाद कुछ सब ब्रांचेस रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोर ब्रांचेस। तो आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, देन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे कोर ब्रांचेस है इंजीनियरिंग के। तो आप अगर कंफ्यूजन में हो कि कौन सी ब्रांच लेनी है, तो हम लोग फर्दर इलाबरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंप्यूटर साइंस में क्या क्या ऐसे स्कोप है जो हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके एक्सपांड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो सबसे पहले उसमें फोकस क्या रहता है। तो नॉर्मली कंप्यूटर इंजीनियरिंग में फोकस रहता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क्स। तो ये सारे 3 कोर सिस्टम रहता है, इसके ऊपर ही पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपेंड रहता है। तो उसमें क्या क्या स्किल्स रहते हैं, जो की स्किल्स है। सबसे पहले आता है प्रोग्रामिंग, देन एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट और सिस्टम एनालिस्ट। तो ये सारे करियर अपॉर्चुनिटीज आपको बीई इन कंप्यूटर साइंस करने के बाद आपको ये परस्यू कर सकते हो। उसके बाद आता है स्कोप। स्कोप में क्या रहता है, हाई डिमांड इन आईटी कंपनीज एंड स्टार्टअप। तो नॉर्मली आपको पता है कि इंडिया में अभी स्टार्टअप कितना बूम कर रहा है। उसके बाद जो आईटी कंपनीज है, बहुत सारे आईटी कंपनीज है, उसका डिमांड कभी कम नहीं होगा। तो नॉर्मली उसमें क्या क्या सब ब्रांचेस रहते हैं। तो सबसे पहले एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, देन उसके बाद आप इसका नाम देख सकते हो। नॉर्मली आपने सुना रहेगा सीएससी इज नथिंग बट कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। अभी ये कौन से लोगों के लिए सुटेबल है? तो नॉर्मली दोज वो स्ट्रॉन्ग लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। सो नॉर्मली आपको जिसको भी स्ट्रॉन्ग लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम स्किल के जो भी फील्ड है, उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें जा सकते हो। नॉर्मली एक्सपेक्टेड सैलरी इन इंडिया, तो स्टार्टिंग सैलरी आप इन एंड आउट 3 to 8 lakhs पर एनम कर सकते हो। कभी उससे कम भी मिलता है, लेकिन अगर आपका टीयर 1 टीयर 2 कॉलेज रहेगा तो नॉर्मली आप 3 to 8 lakhs पर एनम का एक्सपेक्टेड कर सकते हो। मेजर टू चूज, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, एआई एंड एमएल, ये मेजर्स रहते हैं उसमें। फ्यूचर स्कोप क्या है, बिकॉज आप करोगे 4 साल बाद आपको अगर जो भी जॉब लगेंगे या नहीं लगेंगे, तो उसमें बहुत सारा स्कोप है। इंक्रीज इन डिमांड फॉर एआई एंड मशीन लर्निंग प्रोफेशनल। तो ये सारी जो फील्ड है, इसमें इसका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बहुत यूज है। उसके बाद आता है करंट स्कोप। एज पर डेटा, हाई एम्प्लॉयमेंट रेट इन आईटी सेक्टर। तो नॉर्मली अभी कंप्यूटर साइंस सबसे ऊपर चल रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैकेनिकल इंजीनियर में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या फोकस रहता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। नॉर्मली मैकेनिकल इंजीनियर रहता है मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। ये सारी चीज़ों का फोकस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच में रहता है कि स्किल्स रहते हैं, कैड, उसके बाद थर्मोडाइनामिक्स, मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, ये सारी चीज़ें मैकेनिकल में आते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़, मैकेनिकल इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करने के बाद मिलेगी। स्कोप क्या है, वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमेटिव, उसके बाद एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब 3 इंडस्ट्री में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद जॉब लग सकती है। सब ब्रांचेस, ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, देन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो ये सारे इंजीनियरिंग की मेन ब्रांच है मैकेनिकल, लेकिन आपको नैरो डाउन करना है तो आप ये सब ब्रांच भी ले सकते हो। नॉर्मली हम लोग उसको एमई बोलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसमें अगर आपको मशीनरी एंड मैकेनिकल सिस्टम में अगर इंटरेस्ट है तो आपको ये परस्यू करना चाहिए। देन आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग सैलरी इन इंडिया रहेगी सम अराउंड 2.5 to 6 lakh पर एनम। मेजर्स टू चूज, थर्मोडायनामिक्स, देन रोबोटिक्स, कैड, कैम। फ्यूचर स्कोप रहेगा एडवांसमेंट इन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। उसके बाद आता है करंट स्कोप एज पर डेटा। स्टेडी डिमांड इन कोर इंजीनियरिंग सेक्टर, मतलब नॉर्मल जो स्टेडी डिमांड रहती है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत सीजीपीआई आपका अच्छा आना चाहिए। देन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रिकल। ये भी बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। इसका फोकस रहता है सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सर्किट्स एंड पावर जनरेशन।
उसके की स्किल्स रहते हैं सर्किट एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। करियर अपॉर्चुनिटीज रहेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पावर सिस्टम इंजीनियर, कंट्रोल इंजीनियर। अगर आप देखोगे इसमें स्कोप क्या है, तो नॉर्मली स्कोप रहता है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी। उसमें सब ब्रांचेस आते हैं, पावर इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी अब अगर देखोगे प्रॉपर नेम हम लोग नॉर्मली उसको डबल ई बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। फॉर हुम टू सुटेबल दोज विथ इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब सर्किट्स वगैरह उसमें जिसको रुचि रहेगी उसमें उसको जाना चाहिए। एक्सपेक्टेड सैलरी इज समहाउट 2.5 to 5 lakh per annum. Major to choose पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्यूचर स्कोप रहेंगे ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। करंट स्कोप अभी मार्केट के हिसाब से इसेंशियल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नॉर्मली ये करके आपको गवर्नमेंट जॉब्स भी मिल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे कम कॉलेजेस रहते हैं इंडिया में या कहीं पे भी देखो, लेकिन जो भी मिलते हैं उसमें थोड़ा कट ऑफ अच्छा लगता है, लेकिन आप अगर कंप्लीट कर लोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास मिलेगी। अभी हम लोग ने देख लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग। हम सबको पता है सिविल इंजीनियरिंग का कितना मेन पार्ट है अपने पूरे डे टू डे लाइफ में। तो नॉर्मली आप देखोगे उसका फोकस रहता है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देन की स्किल्स रहेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सर्वेइंग। करियर अपॉर्चुनिटीज में रहता है सिविल इंजीनियर बन सकते हो या स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन सकते हो या कंस्ट्रक्टर मैनेजर बन सकते हो, कंस्ट्रक्शन मैनेजर नॉर्मली। तो इसमें क्या स्कोप है, तो नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज रहते हैं या अर्बन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहते हैं वहाँ पे आप एज अ सिविल इंजीनियर का जॉब कर सकते हो। इसमें आते हैं सब ब्रांचेस, उसमें आते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोग्राफिकल इंजीनियरिंग। तो ये कुछ ऐसे सब ब्रांचेस है, आप उसको भी परस्यू कर सकते हो रादर देन जस्ट टेकिंग सिविल इंजीनियरिंग। इसको नॉर्मली हम लोग सीई बोलते हैं। तो आपको क्यों जाना चाहिए सिविल इंजीनियर, किसको जाना चाहिए, तो नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखता है उसको सिविल इंजीनियरिंग को परस्यू करना चाहिए। एक्सपेक्टेड सैलरी इज समवॉट 2 to 5 lakh per annum. मेजर टू चूज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग को भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। उसके बाद उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, तो फ्यूचर स्कोप नॉर्मली एक्सपेंशन ऑफ स्मार्ट सिटीज एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। अभी उसका स्कोप क्या चल रहा है एज पर द डेटा, हाई डिमांड इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स। आप देख सकते हो जैसे हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया। अब यह हो गया सिविल इंजीनियरिंग का। इसके बाद आता है बहुत बड़ी एक मतलब अलग ही चॉइस है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। नॉर्मली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी एक रहती है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जाओगे तो उसमें नॉर्मली आपको प्रोग्रामिंग भी आती है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी आते हैं या रडार सिस्टम, सैटेलाइट वगैरह उसके बारे में भी होता है, मतलब कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो उसका फोकस क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। की स्किल्स रहेंगे सर्किट डिजाइन, सिग्नल प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। उसके बाद आते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज। करियर अपॉर्चुनिटीज नॉर्मली रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कम्युनिकेशन इंजीनियर, सिग्नल प्रोसेसिंग इंजीनियर। उसके बाद आपको आईटी में भी जाना रहेगा, तो कुछ ना कुछ जो रहते हैं कुछ स्काडा सर्टिफिकेट वगैरह करके आप कर सकते हो। स्कोप रहता है टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम। इसके बाद आपको सब ब्रांचेस रहेंगे टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एम्बेडेड सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग। इसको नॉर्मली ईईसी बोलते, ईसीई बोलते, कुछ जगह पे ईएक्सटीसी भी बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो अभी ये किसको सुटेबल है, नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट रखता है उसको ये ब्रांच लेनी चाहिए। एक्सपेक्टेड सैलरी समवॉट 3 to 6 lakh per annum. मेजर टू चूज कम्युनिकेशन सिस्टम, VLSI डिजाइन, सिग्नल प्रोसेसिंग। अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी आता है उसमें। फ्यूचर स्कोप रहेगा ग्रोथ इन IoT एंड 5G टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि 5G एंड IoT के सिवाय आप कुछ नहीं कर सकते, तो नॉर्मली इसमें बहुत सारा स्कोप रहेगा। करंट स्कोप एज पर डेटा, हाई डिमांड इन टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एज वेल एज इन सम ऑफ दी टेस्टिंग आई कैन सी, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से जाते हैं, उनको दूसरे फील्ड में भी आपको चांस मिल सकता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के बारे में। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ये पूरा का पूरा एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही थोड़ा बहुत समवॉट आई कैन से थोड़ा हार्ड टू गेट रहता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग का फोकस रहता है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट। अगर आप इसको करना चाहते हो तो इसमें की स्किल्स रहेंगे एरोडायनामिक्स, उसके बाद प्रोपल्शन सिस्टम, उसके बाद एवियोनिक्स। देन करियर अपॉर्चुनिटीज रहेंगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग, उसके बाद एवियोनिक्स इंजीनियर्स, उसके बाद इंजीनियर्स। उसके बाद स्कोप रहेगा एविएशन, डिफेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन। देन सब ब्रांचेस रहेंगे एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स,
उसके बाद प्रॉपर नेम रहता है एई, मीन्स एरोस्पेस इंजीनियर। तो अभी आपको क्या करना है, मतलब क्यों करना है एरोस्पेस इंजीनियर, क्यों जाना है इसमें या उसके सब ब्रांचेस में। तो जो पैशनेट है अबाउट एविएशन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, उनको इसको परस्यू करना चाहिए। एक्सपेक्टेड सैलरी इसका थोड़ा हायर साइड पे रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 to 10 lakhs पर एनम, बट ये उसकी स्टडी भी बहुत हार्ड रहती है। मेजर टू चूज एरोडाइनामिक्स, उसके बाद प्रोपल्शंस, एवियोनिक्स। फ्यूचर स्कोप रहेगा ग्रोथ इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड डिफेंस। इसका करंट स्कोप एज पर डेटा है हाई डिमांड इन एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में भी आप जा सकते हो। अभी ये हो गया एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी। ये भी एक अलग ही ब्रांच है जो नॉर्मली लोग परस्यू नहीं करते, लेकिन इसका भी जो जो परस्यू करते हैं उसमें पीएचडी भी करते हैं। नॉर्मली इसका फोकस रहता है यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर इंडस्ट्रीज एंड मेथड मेडिकल एप्लीकेशंस। उसके बाद की स्किल्स रहेंगे मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, उसके बाद बायोफॉर्मेटिक्स। करियर अपॉर्चुनिटीज रहेंगे बायोटेक्नोलॉजिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, देन क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट। देन उसका स्कोप रहेगा फार्मास्यूटिकल या एग्रीकल्चर या हेल्थ केयर सेक्टर में। सब ब्रांचेस रहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। प्रॉपर नेम रहेगा इसका बीटी, नॉर्मली बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। फॉर हुम टू सुटेबल दोज इंटरेस्टेड इन बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड इनोवेशंस। नॉर्मली आपको अगर कुछ अलग चीज़ें करना पसंद है लैब वगैरह में, या कुछ टेस्टिंग करना पसंद है, या कुछ रिसर्च करना पसंद है साइंटिफिकली जो जेनेटिक के रिलेटेड रहेगा, तो आपके लिए सुटेबल है। इसका भी स्टार्टिंग सैलरी समोट 3 to 6 लाख पर एनम। मेजर रहेंगे उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। फ्यूचर स्कोप रहेगा एडवांसमेंट इन पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। मतलब मेडिसिन नॉर्मली एमबीबीएस से डॉक्टर बनेंगे, तो डॉक्टर का काम क्या रहता है, पेशेंट को ठीक करना, लेकिन उसके लिए जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी बायोटेक्नोलॉजी से रहता है। मतलब इंजीनियरिंग एंड एमबीबीएस इज मोर ऑफ रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब कोई कम ज्यादा नहीं रहता है। करंट स्कोप एज पर डेटा ग्रोइंग डिमांड इन हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आप देख सकते हो हमारे पास अभी कुल मिला के हम लोग ने 8 ऐसे ब्रांचेस थे, कोर ब्रांचेस, उसके बारे में हम लोग देखा। अभी नेक्स्ट देखेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अभी आपको पता है कि इन्वायरमेंटल के बारे में कितने लोग अभी, मतलब बहुत सारे लोग अभी उसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं या बोलते रहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ इंजीनियरिंग रहनी चाहिए। तो फोकस है उसमें सोल्यूशन फॉर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। की स्किल्स रहेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल। करियर अपॉर्चुनिटीज रहेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल कंसल्टेंट, वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर। स्कोप रहेगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, देन सस्टेनेबिलिटी, देन अर्बन डेवलपमेंट। इसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। इसके बाद उसके सब ब्रांचेस रहेंगे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट या वाटर वेस्ट मैनेजमेंट। नॉर्मली वाटर या एयर या वेस्ट ये सारी की चीज़ें आती है आपकी इन्वायरमेंट में, तो इसके लिए आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करनी ज़रूरत है। उसके बाद आपको किसको जाना चाहिए, जो नॉर्मली जो पैशनेट है अबाउट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, उसको ये परस्यू करना चाहिए। एक्सपेक्टेड सैलरी समॉट 2.5 to 5 लाख पर एनम फॉर बिगिनर। उसके बाद मेजर टू चूज इज वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट, दीज आर द डोमेन। उसके बाद फ्यूचर स्कोप क्या है, ग्रोथ इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो फ्यूचर स्कोप इसका बहुत ब्राइट है। देन करंट स्कोप एज पर डेटा इंक्रीज इन डिमांड फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो हर चीज को एक गो ग्रीन या कुछ ना कुछ चल रहा है, तो उसमें ये लोग भी बहुत यूजफुल रहते हैं। जब आप अगर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आपके पास अच्छा स्कोप रहेगा। अभी नेक्स्ट आता है आईटी इंडस्ट्री, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का मेन फोकस रहता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डेटा मैनेजमेंट। तो नॉर्मली लोगों को क्या रहता है, कंप्यूटर साइंस ले लेंगे, लेकिन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी आर टोटली डिफरेंट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नॉर्मली इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डेटा मैनेजमेंट के ऊपर, मतलब डेटा मैनेजमेंट भी आता है उसमें। तो अभी आपको क्या स्किल चाहिए, प्रोग्रामिंग तो रहेगा, देन डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्क सिक्योरिटी भी उसमें आता है। करियर अपॉर्चुनिटीज बेसिकली आईटी कंसल्टेंट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सॉफ्टवेयर डेवलपर। उसमें क्या स्कोप रहेगा, डेटा मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी। देन सब ब्रांचेस रहेंगे साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, नेटवर्क इंजीनियरिंग। प्रॉपर नेम है उसका आईटी इंजीनियरिंग। देन उस किसको जाना चाहिए आईटी इंजीनियरिंग में, तो नॉर्मली दोज इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट।
Major to choose cyber security, data science, software engineering. Future scope rising demand for cyber security and data analysis professional. Cyber security मतलब जो भी आपके नेटवर्क्स रहेंगे या कुछ फायरवॉल वगैरह सब कुछ रहेंगे, तो उसका जितना भी आपको सिक्योर करना रहेगा, तो उसमें बैंकिंग सेक्टर भी आ सकता है या एनी सेक्टर, लेकिन मोस्टली बैंकिंग सेक्टर में बहुत यूज होता है, या आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी रह सकते हो। आपको साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग बहुत यूजफुल रहते हैं। करंट स्कोप एज पर द डेटा इज हाई एम्प्लॉयमेंट रेट इन आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। हम लोग को पता है कि आईटी का डिमांड अपने इंडिया में कितना ज़्यादा है। तो नॉर्मली ये थे अपना कोर ब्रांचेस। कुछ ऐसे भी ब्रांच रहेंगे जो यहाँ पे कवर नहीं हुए, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर choose to go with these branches: computer science engineering, mechanical engineering, civil engineering, chemical engineering, electronics and communication engineering, aerospace engineering, then biotechnology, environmental engineering and IT। तो अगर आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपका थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्लियर हुआ रहेगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे या किसी अलग टॉपिक पे अगर कुछ वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो जितने भी आपके दोस्त हैं अभी जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की प्रोसेस में हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, यानी कि उनको पता चल जाएगा कि उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे ही आपको लगेगा कि वीडियो आपको कुछ सिखा रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हर हफ्ते मैं एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप रॉकिंग।